हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अध्याय 12 पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक। कोशिश रहेगी कि ये सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। यदि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये है 1 से 5 तक के क्लास के लिए जो TRE 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। और यह SCERT बिहार बोर्ड क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक की एनालिसिस यहाँ पे चल रही है। इससे पहले हमने अध्याय 11 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वो कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई, उनके द्वारा कैसे अपना हित साधने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधार का ताना बाना बुना गया, जिसने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तो समाप्त किया ही, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। साथ ही शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को भी जन्म दिया। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करें। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई और जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन उनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र हित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जन समुदाय है। आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जन समुदाय। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन के बारे में जानते हैं। 1851 और 52 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मुंबई में मुंबई एसोसिएशन। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने, और इसके सदस्य जो थे ये मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। वही 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में की गई, और इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। वही 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन किया गया। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को भी बुलाया गया। फिर यहाँ पे 6वें नंबर पे 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्य वर्ग के लोग थे। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। वही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अर्थात ये जो डेट यहाँ पर दिया है ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक ही बार में ले करके आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती सार्वजनिक राजनीतिक संगठन, भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।
चलिए फिर से एक बार हम दोबारा इसको रिवीजन करा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। 1851 से 52 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्य अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और वही मुंबई में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना हुआ। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े ने किया और इसके सदस्य जो थे ये मध्य वर्गीय सामान्य लोग थे। वही 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग ही थे। 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना किया गया। कलकत्ता का गठन किया गया, कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन किया। 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1884 में मद्रास महाजनसभा का गठन किया गया और इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 में इलाहाबाद प्यूपिल्स एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। आगे हम समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। हम 1885 से लेकर के 1947 तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो 1885 के बाद 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार ये सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी और इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल करके भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यातों और तैयार माल के लिए बाजार खरीद के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, जबकि इंग्लैंड से तैयार माल को लेकर के तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे और भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रख करके वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेवार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया।
अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों, प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आवागमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा तो अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की ताकि इनका प्रचार रुक जाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा कर दी। अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था तो ये 1878 में लाया गया था। देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी, हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया ही, साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोग के बीच में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहर को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से ये साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं को पुनः प्रशिक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया है। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोचना में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा तभी ICS अब है IAS, मतलब पहले IECS था, ICS अब IAS है, में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल ही न हो सकें। भारतीय सशस्त्र अधिनियम बना करके भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया और इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। ये व्यवस्था
यूरोपियों को पसंद नहीं आई और वे इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित विरोध किया। फलतः वायसराय को ये बल वापस लेना पड़ा और इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। इसी प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं प्रस्तुतियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को परिहार बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त, एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये वो ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया। कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषा भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। ये तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएं और अध्यक्ष उस क्षेत्र का ना हो जहां अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए। काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम ना हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस ये भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर के अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाएं। कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार में कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें से 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया स्टेट, जिनके नाम पर ही BNA कॉलेज है, शामिल हुए थे, एवं पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद, जो पेशे से वकील थे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस में शुरुआती दिनों में कोई शामिल नहीं था, बट वहाँ पे कलकत्ता के जब दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए थे। वही अकेले 2500 रुपये सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह, जो कुल्हड़िया स्टेट के थे, जिनके नाम पर BNA कॉलेज है, शामिल हुए थे, एवं पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद, जो पेशे से वकील थे, ये भी शामिल हुए थे।
आज जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति, वर्ग की विभिन्नताओं को परे रख करके वो एकजुट हो सकें। ये ही गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रख करके एकजुट हो सकें। शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन और लामबंदी आज चलाना नामुमकिन था, अतः उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। तो ये दादा भाई नौरोजी का कथन था कि हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठा हुए ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को अपने शासकों को अवगत करा सकें। वही W.C. बनर्जी का कथन था कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह की जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारा और दोस्ती का और मजबूती बनाना है। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को ये समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन, इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। ये सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़ करके राष्ट्रवाद और आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम किया। स्वराज की चाहत, अब सभी को क्या थी? स्वराज की चाहत थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इन्होंने प्रार्थना अथवा निवेदन के बजाय रचनात्मक कार्यों एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्होंने अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। वे, अब यहाँ ये लाल, बाल और पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और ये पाल साहब हैं। वे संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सकें। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर के लोगों को संगठित किया तथा स्वराज के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया। प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है? शिक्षकों से जरूर चर्चा करें। भंग एवं स्वदेशी आंदोलन, लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के प्रदेश थे। तो बंगाल के अंतर्गत उस समय कौन कौन से प्रदेश आते थे? तो बांग्लादेश आता था, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि ये प्रांत काफ़ी बड़ा है अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल
जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए। इस विभाजन में बंगाल भाषी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया तथा विभिन्न भौगोलिक तथा भाषाई स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड को पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अर्थात बंगाल विभाजन कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और पूरे बंगाल में इसी दिन शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बिहार स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। सरकार ने दमन का सहारा लिया। आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अखबारों पर जुर्माना लगाया गया, राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रीयवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनकी दमन का जवाब देना चाहते थे। सांप्रदायिक बीजारोपण। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदार एवं नवाबों के द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर मदद की। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज़ बताया और लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। आरक्षित सीटों से चुनकर के आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया गया। तो हिंदू महासभा का गठन कब किया गया? तो हिंदू महासभा का जब गठन है यह 1915 में किया गया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों से कमजोर हुआ। अतिवादी क्रांतिकारी। ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था। खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। इन्होंने गलती से किंग्सफोर्ड की जगह पिंगले कैनेडी की बग्गी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। यहाँ पे बात आती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये बात है कि मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। किसे? खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। और मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। इन्होंने गलती से
इन्होंने गलती से किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्गी का पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। बग्गी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चल करके बैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर नोट करते चलेंगे। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चल करके बैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे और कुछ लोगों के द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ और ये पकड़े गए। मुकदमा चला करके इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बमकांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा है कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रेड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठतर मानना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि वे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना की फ्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल विभाजन था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये है कि जो है मुजफ्फरपुर बमकांड से एक नई राजनीतिक चेतना प्रारंभ हुआ था। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय तिलक ने, केसरी के संपादक कौन थे? तिलक हैं। और तिलक ने लिखा है कि 1897 को जब पूना में फ्लेग कमिश्नर रेड की हत्या की गई, तो रैंड की हत्या कब हुआ था? ये 1897 में फ्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या हुआ था। किसने किया था? तो ये चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट हुआ था, तो अभी आप देखे थे खुदीराम बोस ने किया था, 1908 में किया था। तो कब किए थे? 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लिखेंगे। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? किसी खास धर्म और जात के लोगों का चुनाव अपने जात या धर्म के लोगों के द्वारा किया जाना। किसी खास धर्म और जात के लोगों का चुनाव जो है अपने जात या धर्म के लोगों के द्वारा किया जाना। सांप्रदायिकता क्या है? किसी संप्रदाय के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावना का इस्तेमाल करना, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता क्या है? किसी संप्रदाय के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावना का इस्तेमाल करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अब गांधी का आगमन। दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला करके दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। सत्याग्रह शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग नस्ल भेद, शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव। इसका मतलब ये हुआ है ना, अगर सत्याग्रह क्या है?
शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना, ये है सत्याग्रह है। और नस्ल भेद का मतलब शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव। गांधी जी तात्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, मतलब कि अहमदाबाद में है, तो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन वे इसमें शरीक नहीं हुए। वे होम रूल आंदोलनकारियों को इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। इसी रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। गांधी जी नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया चंपारण। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने से पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर के चंपारण अर्थात बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसानों का जो आंदोलन था वो कौन कौन से आंदोलन थे। तो चंपारण और जो खेड़ा आंदोलन था, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन जो था ये किसानों के आंदोलन थे, लेकिन जो अहमदाबाद आंदोलन था ये औद्योगिक मजदूर से संबंधित था। सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था। इस फैसले के तहत बीघे के 3 कट्ठे अर्थात 3/20 भाग में किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बगान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे। चंपारण के किसान को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ला ने किस अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रण किया था। तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने को फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर के गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। गांधी जी अपने सहयोगियों के ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूम करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते। सरकार ने भी मामलों की छानबीन के लिए कमेटी गठित की, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया। गांधी जी आयोग को समझने में सफल रहे कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बगान मालिकों के द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए। बंगाल मालिक 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए और गांधी जी मान गए, क्योंकि इनकी नज़र में ये भी बगान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी से 1 दशक के अंदर ही बगान मालिक चंपारण छोड़ करके चले गए। चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी। वे विश्व युद्ध अर्थात चंपारण के बाद कहाँ पर आ गए। अब चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी। वे विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर के
वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का सुझाव दिया, लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। गांधी जी भूख हड़ताल से घबरा करके मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया। मोतीहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर के द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधी सरकारी आदेश के उत्तर में मोतीहारी के जिलाधिकारी को 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार है। रॉलेट सत्याग्रह। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों के विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, वही प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया, जिसमें संदेश के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये 6 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रव्यापी विरोधी एवं प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के दो नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 अर्थात बैसाखी के दिन को बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग अमृतसर में जमा हुए। कब? 13 अप्रैल 1919 को इसी के दिन जलियांवाला बाग हुआ था। लोग सभा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हुए। सारे देश में इस घटना ने लोगों को आंदोलित कर दिया। अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। वो बैसाखी का दिन था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी विरोधी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चला करके स्वराज की मांग का आह्वान किया। खलीफा क्या होता था? ये मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति ही खलीफा कहलाता था। अर्थात मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति जो मुखिया होता था वही खलीफा कहलाता था। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब चलाने का निर्णय लिया गया? तो ये 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। चुनाव का मतदाताओं के द्वारा बहिष्कार किया गया। मतलब चुनाव का मतदाताओं के द्वारा बहिष्कार किया गया।
वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, औसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई। पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठी। जन भागीदारी। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़ करके आंदोलन चलाया। खेड़ा जो गुजरात में है, खेड़ा के किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह। तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्टाचार महतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। मजरूल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खेरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। अब इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि मजरूल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों के संचालन करने के लिए खैरू मियाँ किसकी ज़मीन पर, खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। मजरूल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से द मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला था। तो जब दी मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा निकाला गया था, तो यह निकाला गया था मजरूल हक के द्वारा। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। 20 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ और उसी दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाना जो उत्तर प्रदेश में है पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये चौरी चौरा पुलिस थाना का जो कांड हुआ ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उसमें से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे, फलतः इन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। वही देखो यहाँ पे वो घटना घटा था 5 फरवरी 1922 को और महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1922 को जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने इसको समाप्ति की घोषणा कर दिया। झंडा सत्याग्रह का जो प्रारंभ है ये 13 अप्रैल 1923 से शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर के चलने से रोक दिया तो कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। अब झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को शुरू हुआ था, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया तो कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। न्यायाधीश के मनाही पर भी डीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया और कई लोग गिरफ्तार किए गए। जमुना लाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी ये आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों को सजाएं हुई और धीरे धीरे सरकार का रुख नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी गई। तो वही जमुना लाल कमेटी ने कब आंदोलन किया था, तो 1 मई 1923 को झंडा सत्याग्रह करने का इन्होंने निश्चय कर लिया था और यह आंदोलन 109 दिनों तक चला था और 1560
1560 सत्याग्रहियों को सजाएं दिया गया था और फिर यहाँ पे इन्हें सरकार फिर बाद में तिरंगा लेकर चलने का आदेश दे दिया। शहीद हरदेव ने तिरंगे के सम्मान में शहादत दी। कौन? शहीद हरदेव ने। नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही पहुंचने लगे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेदारी राजेंद्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे। बिहार से कौन थे सत्याग्रही? जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे, जो घटना जिला के अकबरपुर पालीगंज तथा पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव तोरड़ी के रहने वाले थे। कहाँ के? जो पटना जिला के अकबरपुर पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव तोरड़ी के रहने वाले थे। वे परिवार छोड़कर के अपने साथियों अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुँचे, यहाँ पर 18 जून 1930 को इन लोगों को कैद कर लिया गया और 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। खान पान की कठिनाइयों के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और साथी सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफ़ी मांग जेल से छूटने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हो गई। उस समय राजेंद्र बाबू भी उसी जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का शव राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह संस्कार सबों ने मिल करके किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन प्रयत्न तिरंगा अपने हाथ पर ढोते रहे। अगली लड़ाई की तैयारी में असहयोग आंदोलन की समाप्ति अर्थात असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। और तो कब समाप्त हुआ था? 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन गया में संपन्न हुआ, गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इनका तर्क था कि परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इसी बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई, लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल असफल रहा। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, अर्थात RSS का गठन हुआ। क्रमशः एक पार्टी सर्वहारा अर्थात जनसाधारण वर्ग की प्रतिनिधि थी, तो दूसरी खुद को हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का गठन किया। तो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन का गठन किसने किया? तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया। इसी के दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो 26 जनवरी 1930 लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 अप्रैल 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तभी लाहौर में इसका प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ पे है बम आउटरेज इन द असेंबली। तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित
बहुत छोटा लिखा है तो हम आगे पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। जब बिहार के सपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला, वो थे कौन? वैकुंठ शुक्ल। जब बिहार के सपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला, वैकुंठ शुक्ल। वैकुंठ शुक्ल का जन्म 1910 मुजफ्फरपुर, जो अब वैशाली में है, के जलालपुर गांव में हुआ था। अर्थात वैकुंठ शुक्ल का जो जन्म है 1910 में मुजफ्फरपुर जलाल गांव में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण कर मथुरापुर गांव के लोहर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। 1930 के सपने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन आर्मी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए। फणींद्र नाथ घोष जो बेतिया का निवासी था, जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इसकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। फणींद्र नाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वह मुखबिर था। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा मिली थी। फणींद्र नाथ घोष पर हमला वैकुंठ शुक्ल तथा चंद्रमा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को हुआ, जब वो मीना बाजार की अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। इस पर हमला धारदार हथियार से हुआ। घायल फणींद्र नाथ 17 नवंबर 1932 को मर गया। भागते वक्त वैकुंठ शुक्ल का झोला छूट गया, जिसमें रखी धोती ने वैकुंठ शुक्ल तक पुलिस को पहुंचने में मदद की और वैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायालय ने वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी। उच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। अतः 14 मई 1934 को गया जेल में फांसी दे दी गई। तो कब इन्हें फांसी दिया गया वैकुंठ शुक्ल को? तो ये 14 मई 1934 को उनको फांसी दे दी गई। और फणींद्र नाथ घोष का जो मृत्यु है ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं RSS की विचारधारा की चर्चा अपने शिक्षक से जरूर कीजिए। दांडी मार्च, जब गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी मार्च का मतलब है कि गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए। सरकार ने नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया। एकाधिकार सरकार ने नमक के उत्पाद एवं बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया, जिससे सरकार को अच्छी आमदनी होती थी। इस कानून से देश का हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, ऊंच नीच प्रभावित था। गांधी जी ने नमक कानून को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा। वे मानते थे कि यह प्रकृति प्रदत्त चीज है जो है और बिना कर के सबके लिए सुलभ होना चाहिए। अतः गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सबने अवज्ञा का निश्चय किया। इन्होंने अपने सहित 79 साथियों अर्थात 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने पानी उबाल करके भी नमक बनाया। देखते देखते ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं एवं आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हें भी अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा था। फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस
की चुनी हुई सरकार बनी। 2 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग की बात की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि संघ के अंदर रहते हुए अपने राज्य क्षेत्र में जनहित में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। किससे? अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया। हालांकि गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष की आह्वान किया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गई। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफ़ी उग्र और ताकतवर बना दिया। सत्ता और संचार के प्रतीक चिन्हों पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया और बिहार में जब 80 थानों पर जनता का कब्जा हो गया। पटना जिला के पालीगंज में जबरदस्त संगठन रहने के कारण थाना को झुकना पड़ा और 14 अगस्त को थाना में ताला लगा दिया गया। 15 अगस्त को दरोगा जी ने स्वयं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया। आज ही के दिन एक जत्था उलार से अरवल की ओर बढ़ा जा रहा था। उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोली चलाई गई, जिसमें रामकृत सिंह कोरडा रानीपुर के रहने वाले थे कि बाह में गोली लगी। वहां से उन्हें घायल अवस्था में पालीगंज अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसी बहादुर का हजारों व्यक्तियों ने गांजे बाजे के साथ महाबलीपुर के समीप सोन नदी में अंतिम संस्कार किया। अंग्रेजों ने दमन का सहारा लेते हुए 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हजारों लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत जगहों पर हवाई जहाज से भी गोलियां बरसाई गईं, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बाध्य कर दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के हालात को दर्शाती हुई एक चिट्ठी, जिसे D.U.N. शाही ने अपने नवविवाहिता पत्नी को भेजा था। वंदे मातरम। पटना ये है 31/42। प्रिय, कई दिन हुए तेरी चिट्ठी मिली पर पत्रोत्तर नहीं दे सका था। कई दिन हुए तेरी चिट्ठी मिली पर पत्रोत्तर नहीं दे सका था। इसका पहला कारण तो आत्म विस्मरण ही कहा जाएगा और दूसरा उसे तुझ तक पहुंचाने के साधन की कमी। रामफल बा के आगमन ने दूसरे का हल दे दिया। अतः कुछ लिखने बैठा हूँ। अब तक किसी तरह शरीर से अच्छा रहा हूँ, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितने दिनों के लिए है। यूँ तो ये कहना अत्यंत ही कठिन है कि कब किसको क्या होगा, पर आज की दुनिया में ये बिल्कुल एक असंभव सा हो गया है। किसी के जान माल का कोई ठिकाना नहीं है और उसमें उसकी बात क्या पूछना। जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अपनी छोटी नैया को जला दी है और समुद्र की उछलती कूदती पागल तरंगों पर कूद गया है, उसे नहीं मालूम कि उसकी क्या गति होगी। गत 8 तारीख को ही यहाँ के सभी कॉलेजों में ताला लग गया। अब तो यहाँ विद्यार्थियों की जगह गोरे सिपाही डटे हैं। यहाँ की और खबरें चाचा जी सबों से सुन लेना। अभी कोई खास हल्ला गुल्ला यहाँ नहीं है। सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने में गोलियां चली और हम में से 11 वीर शहीद हो गए। करीब 22 घायल हुए हैं। इन्हीं वीरों की मृत आत्मा की पुकार ने यहाँ की जनता में आग लगा दी और आगे की बात का क्या पूछना। सरकार का हर एक काम बंद हो गया। गोली हंसते हंसते सहने वालों में मेरा एक पुराना साथी भी था और वो यहाँ मेरे ही साथ एक रूम में रहता था, पर इसकी
पर इसकी मुझे तकलीफ नहीं है, परंतु गौरव है। बहुत ने लाठियाँ खाई, कोड़े सहे। बड़ी माए के भतीजे के लड़के ने भी लाठियों से सर फुड़वाया। राम बाबू 11 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पटने की ही बात नहीं, देश के कोने कोने में यही रास रचा है। एक तरफ निहत्ती जनता अपने मानवोचित अधिकार के लिए अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी ओर आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दानवीय शक्ति बंदूक, मशीन गनों, बमों से उन्हें दबाने की भरपूर चेष्टा कर रही है। फिर शहीदों की संख्या की गणना किया। मुझे विश्वास है कि हमारी कुर्बानियाँ कभी निष्फल नहीं जाएगी। यहाँ एक ऐसी आग जली है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अवश्य ही खाक में परिणत कर देगी। अंग्रेज़ों का पाप और अनाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। अब अवश्य ही इसका अंत होगा, और अधिक लिखने का मौका नहीं है। मैं यह गत 13 तारीख से करीब नज़रबंद हूँ। ये मुझे बुरी तरह खलती है। देखो क्या होना है। तुमसे अलग होते समय मैंने तुम्हें इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके न्याय और बलिदान की कुछ कहानियाँ कही थी, समझाया भी था। किसी पत्र में भी कुछ लिखा था, उन्हें ही याद रखो। त्याग ही संसार की सबसे बड़ी अनुभूति है। पुराने आदर्शों की स्मृति और आज का दृश्य मुर्दों के भी दिल में आग जलाने के लिए काफ़ी है। फिर तुम तो जिंदों में हैं। ईश्वर हमें भी इसके लिए भी दिल दे, दिमाग दे और साहस से त्याग दे, बलिदान की भावना दे। आशा है तुम भी अच्छी होगी। तेरा उपेंद्र। बिहार में भारत छोड़ो। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए, और उनके घायल हुए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज। 1942-43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ, तब भारत की सीमाओं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज़ गूंज उठी, जिसने देशवासियों को साहस से भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों की आंख में धूल झोंक करके 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। वहां से जापान गए और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। इसकी बागडोर संभालने के बाद अगस्त 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुआ और इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुंची तथा भारत की लगभग 250 वर्ग मील ज़मीन को आज़ाद करा लिया। लेकिन कई कारणों से इसके पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सेना के अफसरों को बंधक बना करके उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया। सबसे पहले तीन वरीय अफसर शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल पर मुकदमा चलाया गया। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े बड़े वरिष्ठों में, जिनमें भूला भाई देसाई, डॉक्टर कारजू, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। निःशुल्क मुकदमा लड़ा। पूरे देश में इन वीरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। फिर भी जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। लेकिन अंग्रेजी सरकार को देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फांसी दे सके। तीनों जनरल रिहा कर दिए गए। बाद में आज़ाद हिंद फौज के और लोग भी रिहा कर दिए गए। आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत ये था।
शुभ शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर बिंद हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुरु गाए, तुझसे जीवन पावें, सब नित पाए आशा। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय जय भारत जय हो। शुभ की दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी बानी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी। सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरे आके, गूंथे प्रेम की माला। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख परवेज, तेरे ही गुण गावे। बस भारी भरपूर हवाएं, जीवन में रुत लावे। सब मिलकर हिंदी पुकारे, जय आज़ाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत ना सुभागा। जनता राज का लक्ष्य। अगस्त क्रांति में 80 थानों पर जनता का कब्जा हुआ। उनमें 45 थानों क्षेत्रों में 1 से 2 महीने तक चला। जनता राज अपनी शासन व्यवस्था और अपने कायदे कानून, जनता राज का दृष्टिकोण था। गांव की रक्षा का प्रबंधन हो, आपसी झगड़े निपटाए जाएं, मुकदमाबाजी रोकी जाए, गरीबी या गरीबों और भूखों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। जनता राज का स्पष्ट लक्ष्य था कि अधिकार का उपयोग इस ढंग से करना कि जनता संतुष्ट दिखे, सबल बने और क्रांति की साधना करे। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे संगठित होकर के स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही उसकी हर नाजायज मांग भी मानी जाती रही, ताकि दोनों मुख्य संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य की भावना बढ़े। अंग्रेजी शासन ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। शुरू में तो मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के अपने पक्ष में गोलबंद करने की विफलता ने मुस्लिम लीग की ताकत एवं महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। सांप्रदायिक मानसिकता वाले विक्षुब्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपनी जगह नहीं मानने वाले नेता मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने लगे। अब लीग खुद को मुसलमानों की एकमात्र संस्था के रूप में मानता चाहती थी, लेकिन ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अब भी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता मुसलमान थे। लीग ने 1930 के दशक में राष्ट्र में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। 1940 में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। 1946 के प्रांतीय चुनाव में पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया और इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसने तेजी से अधिकांश भारत को अपने चपेट में ले लिया और लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग शरणार्थी हो गए और ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद परिस्थितियों को देखते हुए भारत को विभाजित करने का मन बना चुकी थी। ये अंग्रेजों की फूट डालो और नीति को पराकाष्ठा थी। अंग्रेजों की
फूट डालो की नीति की प्रकाष्ठा थी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा और माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इसे स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के बाद भारत का भूगोल बदल गया, कुछ समय के लिए नफरतपूर्ण माहौल बन गया। इस तरह स्वतंत्रता हमारे लिए आनंद से ज़्यादा पीड़ा लेकर के आई। धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सूझबूझ ने परिस्थितियों पर विजय पाई और भारत एक समृद्ध, सशक्त एवं आदर्श लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने लगा। तो इसी के साथ ये अभ्यास भी समाप्त होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अगर आप पढ़े हैं तो ज़रूर आप देख देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।